आज टोटल लॉकडाउन का तीसरा दिन है। अभी 5 हफ्ता चलना है ये। इक्का दुक्का लोग जिनके पास परमिशन है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ की सुपरमार्केटों ने भी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। केवल खाने पीने की चीज़ मिल रही है, खाना और पीना, सुट्टे वाली चीज़ भी नहीं मिल रही है। इन सब चीज़ों को खाली बेचना अलाउ है। तो सुपरमार्केटों ने भी जो सामान, उनके यहाँ सारा सामान होता है, जो सामान नहीं बेचना अलाउ है उसको प्लास्टिक से ढक दिया है। इसके बारे में बात अगले किसी एपिसोड में करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं हम लोग उस फाइल के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा, लेकिन वो हर बार आते आते रह जाती है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक फाइल है जिसको भारत सरकार बहुत सालों से कह रही है कि वो खोलेगी और फिर नहीं खोलती है, फलाना है, ढिमाका है। तो उस फाइल के कुछ अंश, पूरी फाइल मुझे नहीं, उस फाइल के कुछ अंश मुझे मिले हैं जिनको मैं आज आपको बताऊंगा। वो अंश का मतलब ये है कि जो फाइल है वो लगभग 72,690 डिफरेंट चैप्टरों पर आधारित है। उनके जीवन की उन घटनाओं का एक भाग जो सबसे ज़रूरी भाग है, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस छुप गए या उनको छुपना पड़ा, या जो उनकी मृत्यु में तरह तरह की बातें बनती हैं, वो इसी चैप्टर की वजह से बनती हैं। और ये भाग उनके जीवन का लिखा गया था जर्मनी में। तो जर्मनी की ही एक संस्था से ये फाइल जब मुझे मिली तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। शायद आप में किसी को पता भी हो, लेकिन आपको इसका एक आधार मिल जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनको दुनिया और वो खुद छुपाना चाहते थे, जिसके बारे में आज थोड़ा सा बात कर लेंगे। इसका पहला भाग ये है, दूसरा भाग आएगा, लेकिन अगर आपको ये पहला भाग अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो। इस कहानी के पन्ने मुझे 8-साढ़े 8 महीने पहले, यहाँ लॉकडाउन उतार की तरफ था और लोगों के पास समय था। मैं यहाँ जो सूरीनाम के लोग रहते हैं, मतलब उनके 2-3 जनरेशन पहले के लोग जो भारत से आए हैं, तो उनके परिवारों को खोजने में उनकी मदद करता रहता हूँ। तो जो मेरे अपने लिंक भारत में और भारत सरकार में हैं, वो उनकी मदद करते रहते हैं। उसी खोज के तहत एक गोरी महिला यहाँ की वो संपर्क में आई। उन्होंने जो अपनी कहानी बताई, वहीं से मैं कहानी शुरू करता हूँ। यह है गैरी फन लीन। ये यहाँ के एक वोल्फगा नाम के एक छोटे से गांव, अब थोड़ा सा कस्बा जैसा है, वहाँ की रहने वाली हैं। इनका जन्म 1944 में हुआ था। इनकी जिंदगी का सुभाष चंद्र बोस से सीधा कनेक्शन है। अगर वो ना होते तो ये ना होती। ये इनकी माँ है और ये इनके पिता सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे। आज़ाद हिंद फौज का यहाँ पर नाम था फ्री इंडिया लेजेंड। ये फ्री इंडिया लेजेंड में यहाँ के एक बीच पे सोल्जर थे और इनकी माँ उस बीच से 6 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थी। इनके पिता का नाम मोहम्मद इकबाल था और वो इस बटालियन के कुकिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। कुकिंग डिपार्टमेंट में होने की वजह से खाने पीने का सामान वगैरह खरीदने की जिम्मेदारी, लाने की जिम्मेदारी भी उनकी थी। और वो यहाँ के एक बीच, और वो यहाँ पर इस बीच से 6 किलोमीटर दूर एक लोकल किसान के यहाँ से अधिकतर ख़रीदारी करते थे। वहीं पर इनकी मुलाकात इनकी माँ से हुई और उनके बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ा। और उसके बाद उनके पिताजी ने लव जिहाद कर दिया, जिससे उनकी माँ गर्भवती हो गई और उन्होंने कथित रूप से, मौखिक रूप से मंगनी कर ली, एक अंगूठी भी बना दी उनको। जब आज़ाद हिंद फौज की बात होती है तो सबसे पहली बात आती है कि उसमें जो सैनिक थे वो लोग कौन थे और जर्मनी यानी यूरोप तक पहुँचे कैसे थे, किस रास्ते से आए थे, वो थे कौन और उसके पीछे की कहानी क्या है। तो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ कलकत्ते से। उस समय भारत इंग्लैंड के अंगूठे के नीचे था, कॉलोनियल राज था, अंग्रेजों का राज था और लोग उनसे ऊब गए थे और लोग आज़ादी चाहते थे। उसमें कई झंडे थे, कई बड़े बड़े नाम थे, जिसमें गांधी जी का अहिंसा का झंडा सबसे ऊंचा था। सुभाष चंद्र बोस की गांधी जी से बहुत बनती थी, वो उनके साथी भी थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं करते थे। भारत में आज़ादी के लिए तरह तरह के आंदोलन चल ही रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद से लेके गरम और नरम सारे तरह के दल लगे हुए थे। उसी समय 1939 में 1939 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई।
भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अपने यहाँ बहुत सारी अफवाहें हैं या शायद लोग नहीं जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी यानी हिटलर बनाम बाकी दुनिया के जो और देश थे वो सब एक साथ आके उन्होंने लड़ाई की थी। हिटलर के 2-3 सहयोगी थे, बाकी नहीं था, क्योंकि हिटलर ने मानवता के खिलाफ काम किया था। एक आतंकवादियों की तरह काम किया था जिसमें हजारों लाखों लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके उनको जान से मार दिया गया था। वो एक जातिवादी इंसान था और वो अपनी जाति, जिसे मास्टर रेस वो कहता था, उस जाति के लोगों का राज दुनिया में चाहता था। उसको बाकी किसी से कोई मोहब्बत नहीं थी। तो उसके खिलाफ यूरोप में लड़ाई शुरू हो गई। सुभाष चंद्र बोस को ये एक मौका लगा। उन्हें लगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, क्यों ना हिटलर से हाथ मिलाया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की जाए। चूंकि भारत में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस, सब पे अंग्रेजों के गुप्तचरों की नजर रहती थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस कलकत्ते से रूस गए और रूस से जर्मनी गए। रूस इसलिए गए क्योंकि रूस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ था, इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई कर रहा था, इसलिए उन पे शक ज्यादा नहीं हुआ। मॉस्को से जर्मनी बर्लिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने हिटलर के सैन्य अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्लान है। वो अकेले गए थे, कोई फौज वगैरह लेके नहीं गए थे। और ये बात है 1941 की। 1941 में वो बर्लिन पहुंचे थे। तब तक लड़ाई युद्ध होते होते लगभग 2 साल पूरा हो गया था। तो वहां पर वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीयों की सेना बनाना चाहता हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरी मदद करनी होगी भारत को आजाद कराने के लिए। सैन्य अधिकारियों ने पूछा कि ठीक है, आपकी सेना कितनी बड़ी है, कहाँ है वो सेना? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास सेना नहीं है, मेरे पास प्लान है। अगर वो प्लान कामयाब हो जाएगा तो मेरे पास सेना भी होगी। तो उन्होंने अपना प्लान बताया। प्लान उनका ये था कि 1939 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उस समय जहाँ जहाँ पर जर्मनी का राज था, शुरुआत में 1939 में जब लड़ाई शुरू हुई तो इंग्लैंड ने बहुत सारे सैनिक जो इधर उधर पूरी दुनिया भर में अपने लगाए थे, भारतीय सैनिक, उनको जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। और उसमें से लगभग 10,780 लोग जर्मनी की जेलों में थे। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि आप मुझे उनसे मिलने दें, मैं उनको तैयार करूंगा आपकी तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन वो आपके लिए नहीं लड़ेंगे। मैं उन भारतीयों की एक अलग फौज बनाऊंगा जो आजाद हिंद, आजाद भारत के लिए लड़ेंगे। और उसका नाम उन्होंने रखा द फ्री इंडिया आर्मी। उसका हिंदी नाम था आजाद हिंद फौज। नाम में एक चीज आप ध्यान रखिए कि 3 शब्दों का नाम है आजाद हिंद फौज। तीनों शब्द उर्दू से हैं। इसमें केवल शब्द ही उर्दू से नहीं थे, उसमें जितने भी लोग थे, जो जर्मनी में जितने भी लोग थे, 3,278 लोग, उसमें से 60% लोग मुस्लिम थे। ये आइडिया जर्मन सोल्जर्स को बड़ा भा गया। उन्होंने कहा कि भैया एक तो सब जेल में वैसे ही बंद है, हमारा वैसे भी खा पी रहे हैं, अगर ये कहीं हमारी तरफ से लड़ने ले जाएंगे तो उनको फायदा हो जाएगा और अपना बोस साहब को भी फायदा हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने यह भी कहा था कि शुरुआत में यहाँ कर रहा हूँ, और उसके बाद भारत में जो भारत के लोकल लोग हैं वो भी जुड़ेंगे, तो ये लड़ाई केवल जर्मनी में नहीं होगी, वो भारत में भी आ जाएगी। ये एक प्लान था और ये प्लान उन अधिकारियों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हिटलर से बताया। हिटलर इस प्लान के लिए सुभाष चंद्र बोस से मिलने को तैयार हो गया, उनसे हाथ मिलाने को तैयार हो गया। इसलिए नहीं कि वो बड़ी मदद करना चाहता था, वो बहुत कमीना आदमी था, वो मदद नहीं करना चाहता था, वो सुभाष चंद्र बोस का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए करना चाहता था। 2 सालों में जर्मनी की हालत पतली हो चुकी थी और जर्मनी के लोकल लोग भी धीरे धीरे समझने लगे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया हिटलर परेशान कर रहे हैं हमको और हंसा देंगे इधर और अच्छे दिन ला रहे हैं। वो भी अच्छे दिन लाता था, इसलिए कह रहा हूँ, मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छे दिन आएंगे, ये सब हिटलर के ही थे। ट्रांसलेशन था द गुड डेज आर कमिंग, ये हिटलर के सब थे, लेकिन वो दिन नहीं आ रहे थे। तो हिटलर ने प्रोपेगेंडा के लिए ये कहा कि देखिए मैं तो इनकी भी मदद कर रहा हूँ, मैं तो इनकी मदद कर रहा हूँ, मैं तो उनकी मदद कर रहा हूँ। तो मदद के नाम पे सुभाष चंद्र बोस को अंदर लिया और सुभाष चंद्र बोस को मिलने की इजाजत दी। जो सैनिक इटली और जर्मनी में बंद थे उस समय की जेलों में,
तो सुभाष चंद्र बोस ने जेलों का विजिट किया, वहाँ पर अपने भाषण दिए और जो सोल्जर, जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहे थे, जो बंद थे, उनसे बातचीत की। उनमें से 3000 लोग सुभाष चंद्र बोस का साथ देने के लिए तैयार हो गए, बाकी तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिटलर ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ काम कर रहा है और हम कहीं बाद में न फंस जाएं। तो उसमें से 3000 लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ में आ गए, उनकी ट्रेनिंग हुई। इधर हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को बर्लिन में ही एक ऑफिस दे दिया। उस ऑफिस में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद भारत की पहली सरकार बनाई, कथित रूप से। बलिया में ही बनी थी, बागी बलिया आपको याद होगा। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने भी बर्लिन में अपने ही 8 लोगों के साथ में बैठ के एक सरकार बना दी कि ये आज़ाद सरकार है और ये मेरी फौज है और ये आज़ाद हिंद फौज है। उस ऑफिस के लिए हिटलर ने अपना जो प्रोपेगेंडे का रेडियो स्टेशन था उसका एक भाग सुभाष चंद्र बोस के लिए भी रिजर्व करा दिया। वहाँ से सुभाष चंद्र बोस अपनी तकरीरें, अपने भाषण दिया करते थे। उनके भाषण हमेशा अंग्रेजी में होते थे। उसके पीछे का आइडिया ये था, सुभाष चंद्र बोस को भी ठीक से पता था कि वो सही आदमी के साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे। अब आती है आइडिया की बात कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी थी ज़िंदगी की और यही उनका एक बढ़िया काम भी था। सुभाष चंद्र बोस जानबूझ के अंग्रेजी में भाषण देते थे। उनका आइडिया ये था कि इस भाषण, इस फौज से दुनिया जाने कि भारत की सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगी, चाहे कहीं भी हो लड़ेगी, भले ही वो मानवता के खिलाफ काम हो रहा है लेकिन लड़ेगी। इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज था। लोगों में एक जागृति आई, भारत जो अंग्रेजों का गुलाम है उसके खिलाफ दुनिया के पटल में लड़ रहा है। हालांकि वो मानवता के खिलाफ काम हो रहा था और वो गलत काम हो रहा था। हिटलर का साथ किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए था। इधर हिटलर ने भी टेस्ट के तौर पर भारत की जो ये बटालियन थी, फ्री इंडिया लेजेंड, उसको हॉलैंड भेजा, क्योंकि हॉलैंड इंग्लैंड के सबसे करीबी देशों में से एक है। इनकी पोस्टिंग यहाँ के एक बीच साउथफोर्ड में हुई। साउथफोर्ड से अगर एयर डिस्टेंस माना जाए तो इंग्लैंड 500 किलोमीटर समुद्र के उस पार है। तो इनकी पोस्टिंग वहाँ पर कराई गई। यहाँ की फौजों ने यहाँ पे बंकर वगैरह बनाए और यहाँ पर ये लोग तैनात कर दिए गए। इस बटालियन में 370 लोग थे और ये बटालियन ट्रायल के तौर पर यहाँ पर आई थी। इस बीच पर लड़ाई की संभावना नहीं थी, क्योंकि ये बेल्जियम और जर्मनी के रास्ते में ये बीच नहीं पड़ता था। यहीं पर इनकी मुलाकात लीन की माँ से हुई, उनसे लीन पैदा हुई, लीन की मुलाकात मुझसे हुई और मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ। 2 साल होते होते 1944 आते आते युद्ध जो था वो अपने चरम पर पहुँच गया और सुभाष चंद्र बोस को आइडिया होने लगा कि हिटलर ये लड़ाई नहीं जीत पाएगा। इनफैक्ट हिटलर बर्लिन भी नहीं बचा पाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने तय किया कि क्यों ना वो एशियन देशों की तरफ जाएं, मतलब यही कहानी, यही आइडिया लेके जापान की तरफ जाएं। जापान भी उस समय परमाणु बम गिरने से पहले, उस समय अमेरिका और इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध में शामिल था। तो सुभाष चंद्र बोस सबमरीन पनडुब्बी के रास्ते अफ्रीका होते हुए जर्मनी से टोक्यो पहुंच गए 1944 में, 1944 की शुरुआत में, और वहां पर अपना संगठन फिर से बनाना शुरू किया उन्होंने। उसका खामियाजा ये हुआ कि यहाँ पर जो उनकी सेना थी वो अब केवल जर्मन लोगों के भरोसे रह गई। उनका कोई नेता नहीं था, उनका कोई साथी सहयोगी नहीं था। लड़ाई तेज बढ़ रही थी और हिटलर को भारतीय सैनिकों पर न विश्वास था न उनकी ज़रूरत थी। तो हिटलर ने भारतीय सैनिकों की पोस्टिंग इधर उधर जर्मनी के खास तौर पे जो मेस थे, कुकिंग एरियाज थे, वहाँ पर कर दी। धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और हिटलर का सफाया हो गया। हिटलर की सफाई के बाद जो संयुक्त सेनाएं थी, मतलब कि जो दुनिया के बाकी देशों की सेनाएं थी, उन लोगों ने एक एक करके सभी सोल्जर्स को पकड़ना शुरू, जितने भी लोग जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे उनको पकड़ना शुरू किया और सब के ऊपर मुकदमा चला। जो भी सैनिक बंदूक के साथ फ्रंट लाइन पे पाया गया उन सब को मौत की सज़ा दी गई, और जो सैनिक ट्रेनिंग, कुकिंग या और बाकी कामों में थे, जो किसी हत्या में मुत्तला नहीं थे, उनके ऊपर ट्रायल उनके ही देश में रखने की बात की गई। तो जो भारत के आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे उसमें से 672 सैनिकों को मौत की सज़ा दी गई और बाकी सैनिकों को अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया, जिन्हें पकड़कर लाल किले जेल में बंद किया गया। वहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा चला। ये बात है 14 अगस्त 1944 को। जिस जगह पर जापान में वो छुपे हुए थे उस जगह पर छापा पड़ता है। उनके सहयोगी उन्हें बताते हैं, क्योंकि उनको मौत की सज़ा होनी ही है, और जो आदमी, जो संस्थान सुभाष चंद्र बोस की मदद करेगा
वो भी सुभाष चंद्र बोस वहाँ से निकल गए और 18 अगस्त 1944 को एक वायु दुर्घटना में उनकी मौत डिक्लेयर कर दी गई। हकीकत में वो मौत नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस कथित रूप से 1985 तक बाराबंकी के एक गांव में छुप के रहते आए। कि नेहरू जी के साथ में उनकी एक डील थी। नेहरू जी उनको इधर मैडम लीन के परिवार की खोज के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। मैडम लीन के पास अपने पिता की कोई निशानी, कोई और फोटो नहीं, यही एक फ़ोटो है, लेकिन उनके पास उनकी माँ को दी गई वो अंगूठी है और इनके पिता ने एक बुद्ध की प्रतिमा इनकी माँ को दी थी, वो इन्होंने अभी तक बचा के रखी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का बुद्धिज्म से बहुत बड़ा संबंध है। ज़्यादातर ये मुस्लिम जो हैं वो हिंदू से मुसलमान नहीं बने थे, ये बुद्धिस्ट थे और बुद्धिज्म से मुसलमान बने थे। अगर आप कभी कहानी जानना चाहते हैं कि भैया बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के हिंदू कहाँ चले गए, मुसलमान देश वो कैसे बन गया, तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं किसी ने कहानी बताऊंगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इन मुस्लिम देशों के जो अगल बगल के देश हैं वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। अफ़गानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमाएं आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो ये एक लिंक है। कभी किसी अगले एपिसोड में अगर आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। और किसी ने पूछा था कि 3 तलाक के बारे में बताइए और ख़तना के बारे में बताइए, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। अगले हफ्ते इसको भी लेकर आऊँगा। बहुत आसान भाषा में समझाऊँगा कि क्या होता, बहुत आसान भाषा में बताऊँगा कि क्या होता है। तब आपके सारे वहम दूर हो जाएंगे। ये सब ख़राब चीज़ें नहीं हैं, उसको ख़राब तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आज का यहीं तक का था। रिज़ल्ट देख लीजिए जो गिव अवे का है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज से कुछ महीने पहले एक गिव अवे रखा गया था ब्लैक पॉट का, आपको शायद याद हो, लेकिन काफ़ी पहले की बात थी, लॉकडाउन से पहले की बात थी। उसके बाद से फिर ये कंपनी जो थी, इन्होंने अपना कोई नाम वगैरह भी नहीं भेजे और फिर ये होल्ड पे चला गया। लेकिन आज कुछ नाम आ गए हैं। ये 11 नाम मेरे पास हैं। 11 लोगों को ये पैकेट भेजे जा रहे हैं। मैं आप लोगों के नाम पढ़ देता हूँ। ये जो ब्लैक पॉट्स हैं ये काम करेंगे केवल आईफोन में। इस चीज़ की एक कमी है इसमें, ये काम केवल आईफोन में करेंगे। मैं आपको नाम बता देता हूँ। 11 लोग हैं और आप लोग संपर्क करिए अपनी आईडी से। कृपया इस प्रोग्राम के मैसेज में इसके जो गिव अवे जो लोग पा रहे हैं वो लोग इसमें मैसेज ना करें, अपना एड्रेस वगैरह इसमें न डालें। अपनी आईडी, अपनी जीमेल आईडी जिससे आपने अपना सब्सक्राइब किया है और लिख के भेजा था कि मुझे ये चाहिए है, उससे ही संपर्क करिए और फिर आपसे आपका पता वगैरह पूछ के इसको उसी पते पर भेज दिया जाएगा। तो मैं नाम पढ़ देता हूँ। अच्छा, मैं इनके स्क्रीनशॉट भी इसमें डाल दे रहा हूँ तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। पहला नाम है हेलो इंडिया, दूसरा नाम है लव यू, उसके बाद आते हैं विकास तिवारी, जितेंद्र आसीवारा, निकित कुमार, पवन शर्मा, अरविंद सिंह, मोहम्मद हुसैन लाती, ट्रू शेख और आखिरी हैं डेप्थ इन ब्रीफ। तो भाई साहब आप लोग संपर्क करिए। ये आपका पैकेट ये कंपनी आपको भेजेगी। मेरे पास तो ये शो मॉडल है, इसी तरह का पैकेट होगा जिसके अंदर ये एक चार्जर है और ये आपका ब्लैक पॉट है और ये केवल एप्पल में काम करता है।